Jai Hind friends, let's start. Who among the following is associated with Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये ट्रांसलेट किया था ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? जब ये येरवड़ा जेल में थे। ओके, येरवड़ा प्रिजन में। कब थे ये? 1930 में। ओके, 1930 में महात्मा गांधी जी ने क्या लॉन्च किया था? तो उन्होंने लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, अभी बाल गंगाधर तिलक इनके फेमस बुक्स कौन से थे? तो इन्होंने लिखा था आर्टिक वेदास, फिर द ओरियन एंड गीता रहस्य। गीता रहस्य। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया। एंड सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इन्हें कहा जाता है नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंजल ऑफ इंडिया। और गोल्डन थ्रेशोल्ड शोल्ड, ये नाम है सरोजिनी नायडू के जो पोएम्स के कलेक्शन है ना, पोएम्स का जो कलेक्शन है उसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 48। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली जब मुगल डिक्लाइन होना चालू हुआ था तब ये इमर्ज होके आए थे। और निजामत ऑफ आरकॉट इसे ही कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कार्नेटिक नवाबदम। ओके, नवाबदम। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फाउंडर कौन है मैसूर किंगडम के? वो है वाडियार्स। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 15th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट। रोहिलखंड किंगडम was formed out of territorial occupation बाय अहमद शाह दुर्रानी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऑक्युपाइड बाय, एक्चुअली ये एक अफगान चीफ है जिसका नाम है दाऊद खान। इसने 18 सेंचुरी में किया था ये। ओके, अभी हैदराबाद के बारे में थोड़े और इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो हैदराबाद है ये बना था 1724 में बाय निजाम उल मुल्क असफ जाह द फर्स्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 45। विद रेफरेंस टू मेडाइवल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज। तो अभी देखो, सबसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो वो होता है परगना। परगना मतलब विलेज लेवल पे। ओके, और इसका जो जो रिकॉर्ड रखता है ना परगना का, तो उसे कहा जाता है रिकॉर्ड कीपर ऑफ परगना, कॉल्ड एज क्वानुंगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि वो क्वानुंगो रिलेटेड टू व्हाट। फिर परगना का जो हेड होता है उसे कहा जाता था चौधरी। ओके, लोकल हेडमन को कहा जाता था चौधरी, हेडमन। फिर सेकंड लेवल पे आता है सरकार। सरकार मतलब देखो, नंबर ऑफ परगनास मतलब नंबर ऑफ विलेज मिलके एक सरकार बनता था, या फिर हम इसे डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो सरकार में जो मिलिट्री ऑफिसर था, उस मिलिट्री ऑफिसर का नाम है फौजदार। एंड रेवेन्यू कलेक्टर को कहा जाता था अमील। अभी सूबा मतलब क्या? तो सूबा लगभग एक प्रोविंस इतना होता है। ठीक है, इक्वल टू प्रोविंस। एंड सूबा कैसे बनता है? तो नंबर ऑफ सरकार मिलके एक सूबा बनता है।
तो सुबह को क्या, सुबह का हेड कौन होता है? तो सुबह के हेड को कहा जाता है सूबेदार। ठीक है, सूबेदार। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर वन, परगना, उसके बाद सरकार और उसके बाद है सूबा। क्वेश्चन नंबर 46, which among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to known as बेतून फीमेल स्कूल? तो देखो, ये जो बेतून फीमेल स्कूल है, इसके फाउंडर हैं जॉन इलॉइट ड्रिंक वाटर बेतून। इन्होंने 1849 में कलकत्ता, यहाँ पर ये स्कूल इस्टेब्लिश की थी विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कौन थे इनके साथ? और थे राजा दक्षिण नारंजन मुखर्जी। मुखर्जी, राजा दक्षिणार्जन मुखर्जी, ये दोनों ने इन्हें हेल्प की थी। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सेक्रेटरी भी थे। अभी एनी बेसेंट, देखो अभी इसी एग्जामिनर ना एक और क्वेश्चन बना सकता है। एनी बेसेंट ने एक स्कूल ओपन किया था, उसका नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल। ओके, बट वो बाद में जाके क्या बना था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन पे भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये एसोसिएटेड थे या फिर फाउंडिंग मेंबर थे ब्राह्मो समाज के। ठीक है, अलॉन्ग विथ, कौन थे वो ब्राह्मो समाज के फाउंडर? वो थे राजा राम मोहन रॉय। और देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक पत्रिका चालू की थी, उसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। अलॉन्ग विद दैट, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा भी चालू की थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में अभी हमने देखा था थोड़ा। और देखो, एनी बेसेंट फर्स्ट वीमेन थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। और फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन थी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनने वाली? तो इंडियन वीमेन पूछा तो सरोजिनी नायडू, याद रखना, 1925 में। और एनी बेसेंट 1970 में। ओके, 17 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ colonial इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर फॉर। तो ये थे ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इन तीनों पर एक जो केस चल रही थी, उस जो ट्रायल चल रहे थे, उसे कहा जाता है रेड फोर्ट ट्रायल्स। ठीक है, 1945 से 46 में हुए थे। जो इंटरियम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 8 दिसंबर को फॉर्म हुई थी, 9 दिसंबर इसकी पहली मीटिंग हुई। 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ था? प्रेसिडेंट चुना गया था। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो थी, उसकी आइडिया ओरिजिनेट हुई थी 1934 में बाय एम एन रॉय ने। ओके, इसके परमानेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन कौन थे? तो दोस्तों, अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कौन थे वो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन कौन से मेंबर थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, फिर मोहम्मद सद्दौला। अभी जो नेक्स्ट दो नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बी एल मित्तल, जिसे रिप्लेस विथ
रिप्लेस विथ एन माधव राव, ठीक है। एंड एक और थे जिन्हें रिप्लेस, डीपी खैतान, जिन्हें रिप्लेस किया था टी, रिप्लेस विथ टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो इतने, ये बाकी के नाम याद ना हो, बट ये दोनों याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ओके, तो अभी देखो, या आप ये जो मैंने पूछा था ना, तो 9 दिसंबर में थे सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट, और बाद में जब इलेक्शन होके आए थे तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये क्वेश्चन काफी टफ है। अजंता केव लाइज इन द जॉर्ज गॉर्ज ऑफ वैगोर रिवर, तो वागो रिवर के गॉर्ज में बनाया था, तो यही स्टेटमेंट सही है। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी बाकी ये जो तीन स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम में आ सकते हैं, तो इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सांची तुपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ, कौन सी रिवर है वो, बेतवा रिवर, बेतवा रिवर, सांची तुपा। फिर पांडु लेनी, या फिर इसे कहा जाता है तीर्थंकर लेनी। अभी तीर्थंकर लेनी मतलब कौन से होंगे, तो ये जैन केव्स है। और ये नर्मदा रिवर पे नहीं थे, वो थे गोदावरी, गोदावरी रिवर, नासिक। नासिक में एक और केव्स है, उनका नाम है त्रिशमी केव्स। एंड स्टेटमेंट डी, अमरावती स्तूपा लाइज इन गॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। और ये जो अमरावती स्तूपाज है वो किसने बनवाए थे, तो ये सम्राट अशोका ने बनवाए थे। स्पेसिफिकली बताना है तो सम्राट अशोकाज के जो मिशनरीज थे ना, तो उन लोगों ने बनवाए थे। मतलब ये यहाँ पर कौन से के, मतलब कौन से रॉक मॉन्यूमेंट है, तो वो वहां पर है बुद्धिस्ट रॉक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21 February is declared to be the International Mother Language Day by यूनिसेफ। अभी देखो, यूनिसेफ काम करता है चाइल्ड राइट पे, ठीक है। हमें पूछा है लैंग्वेज, लैंग्वेज आता है कल्चरल रिलीजन वाले स्टेट, और ये कल्चर रिलीजन की स्टडी कौन करता है, तो वो करता है यूनेस्को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी द वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द पॉजिटिव वर्ड है, नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ बता के जाने वाला है ये क्वेश्चन। तो हाउ इज परमाकल्चरल फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। देखो, परमाकल्चरल फार्मिंग एक पॉजिटिव है, केमिकल फार्मिंग मतलब देखो कुछ तो केमिकल यूज कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखेंगे, परमाकल्चरल फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चरल प्रैक्टिस है। देखो, परमाकल्चरल मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव फार्मिंग है, मतलब कुछ तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फार्मिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, डिस्करेज कर रहा है मोनोकल्चरल प्रैक्टिस को। मोनोकल्चर मतलब क्या, एक ही तरह के वृक्ष लगाना, मतलब पेड़ लगाना। और एक ही तरह के वृक्ष पेड़ आप जब लगाते हो तो क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह के जो पेड़ रहते हैं, तो उससे जो इकोलॉजिकल साइकिल होती है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे वो डिस्करेज कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते, बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। भी देखो, केमिकल यूज करने के बाद सैलिनिटी तो बढ़ती है। ओके, मैंने कहा था केमिकल फार्मिंग फार्मिंग नेगेटिव है, और सॉइल की सैलिनिटी बढ़ना भी तो नेगेटिव है, इंपैक्ट होता है सॉइल की न्यूट्रिशंस पे। ओके, तो यहाँ तक बराबर है, आगे बढ़ेंगे। बट द ऑकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द पर्मा कल्चरल फार्मिंग। हमने अभी कहा था पर्माकल्चरल फार्मिंग इको फ्रेंडली है, तो सैलिनिटी यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये नॉट कहा है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी arid region, but permacultural farming is not so easily possible in such region,
सच रीजन। अभी देखो, केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी अरिड रीजन, ठीक है, बट ये परमाकल्चरल फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इट इज परमाकल्चरल फार्मिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। Practice of mulching is very important in permacultural farming but not necessary in chemical farming। तो ये स्टेटमेंट सही है। मल्चिंग क्या होता है? तो देखो, अभी ये एग्रीकल्चर फील्ड है, ओके, यहाँ पर एक लाइन है, ओके, और यहाँ पर छोटे छोटे छोटे, यहाँ पर ना क्या करा है उन्होंने, ऑर्गेनिक मटेरियल से ये पूरी ढक दिया है, और ये छोटे छोटे से ना होल कर दिया है उसमें, और इस होल के अंदर क्या है, तो बीज वगैरह डालते हैं, फिर ये इस होल से बाहर ही वो बीज आएगा, और क्या होगा, ये जो आजू बाजू की जो कवर किया है ना ऑर्गेनिक मटेरियल से, या फिर अभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, तो वहां पे क्या होता है, ये जो सॉइल इरोजन होती है ना वो कम होती है, या फिर वाटर का जो कंजम्पशन है वो काफी कम होता है, ठीक है। अगर आप गूगल पे सिर्फ मल्चिंग भी डाल दोगे ना तो आपको वो इमेज आ जाएंगी, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 4। तो क्वेश्चन नंबर है 53। विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम फॉलोइंग 4 rivers, 3 them pour into one of them which join Indus River। तो among the following which one of the river is join the Indus directly, ठीक है। ये है हमारी इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को डायरेक्टली ज्वाइन होती है सतलज, ठीक है, बट सतलज को इनडायरेक्टली ज्वाइन होते ही है बाकी तीनों रिवर्स। अभी एक यहाँ पे चीज याद रखना, सतलज और ब्यास जहां पर मिलते हैं उसे कहा जाता है हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ठीक है। अगर पूछा गया कि सतलज रिवर का सतलज रिवर को एंशियंट ग्रीक में क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता था, सतलज रिवर के बारे में बता रहा हूं मैं, सतलज, तो उसे कहा जाता है ज़ाराद्रोस, एंड संस्कृत में कहा जाता है उसे सुतुर्ती, ओके, या फिर शतारद्रु, शतारद्रु। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54। विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचमान, सारगोल एंड काटू, ये सलाइन लेक के नाम है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो काथू है वो नियर टू काथू टाउन, जहां पर एक टेम्पल है, काथू श्याम जी टेम्पल, ठीक है, ये टेम्पल काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 55। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वामसधारा। तो ये इनमें से कौन सी रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट? तो ब्राह्मणी रिवर, देखो ब्राह्मणी रिवर कैसे बनती है, तो एक संखा एंड साउथ कोयल नाम के दो रिवर्स है। ये रिवर्स जब राउरकेला, छोटा नागपुर के यहाँ पर मिल जाती है तो ब्राह्मणी रिवर बन जाती है। तो फर्स्ट तो गलत होगा क्योंकि ईस्ट घाट कहाँ पे है, और झारखंड वाला छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, वो अलग जगह पे है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। फिर देखते हैं नागारवली। तो नागारवली ओरिजिनेट होती है ईस्ट घाट में, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये फ्लो होके बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत सही है। सुवर्ण रेखा ये भी ईस्ट घाट में ही ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा के यहाँ पर, और बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। अरे नहीं, सॉरी, एक गलती हो गई। सुवर्ण रेखा, just a minute। हम्म, सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट होती है रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू कहाँ पे है, तो वो झारखंड में है। और सुवर्ण रेखा ड्रेन कहाँ पे होती है, तो वो भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वंशधारा का ओरिजिन है ईस्ट घाट में, और यह उड़ीसा में ये फ्लो होती है, और सीधा उड़ीसा से ये आंध्र बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। वंशधारा ये इस
वंशाधारा रिवर ऐसी रिवर है जो कोई भी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी रिवर। तो आंसर है 2 and 4, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। ओके, देखते हैं। इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। अभी इंडिया इतना बड़ा देश है, तो मिला ही होगा इंडिया के पास। ठीक है, तो इसको, ओके, ये पॉजिटिव है, इसको देखेंगे बाद में। रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट इन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। अभी देखो, इंटरनेशनल वाटर इतना बड़ा है, तो इतने इसमें रियर अर्थ मिनरल तो मिल ही जाएंगे ना। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हर हालत में सही है, तो ये गलत है। ओके, सेकंड भी हमें पता है सही है, तो ये भी गलत है। अभी बचे 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल ओशन कमीशन है, ओके, तो ये कमीशन हुआ था एक्चुअली 2013 से 16 तक। इनका इनिशिएटिव था ओशन अवेयरनेस करना, और हेडक्वार्टर है यूके में। बट इनके पास कोई लाइसेंस देने की पावर है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लाइसेंस देने की पावर किनके हाथ में है? तो वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जमैका, और फाउंड हुआ था ये 1984 में। और ये किन के अंडर आता है? तो ये आता है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 59। इन द context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statement। ओके, करेक्ट कौन सा है वो पूछा है हमें। The climate smart village approach in India is a part of project led by Climate Change Agriculture and Food Security CCAFS, an international research program। ओके, देखेंगे। Project of CCAFS is carried out under consultative group on the International Agriculture Research, हेडक्वार्टर है फ्रांस में। ओके, the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropic in India is one of the CGIRS research center। तो ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है। ओके, यहाँ पर अपनी ट्रिक, मतलब यहाँ पे ट्रिक फेल होती है, ट्रिक अप्लाई नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जो ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है ना, ये एक्चुअली एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्टिंग क्लाइमेट रेजिलेंस रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन वेरियस कंट्रीज, और इसमें इंडिया भी आता है। ओके, एंड जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अरिड सेमी अरिड ट्रॉपिक्स है ना, तो ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। 1972 में ये बना था। एंड इनका एम है ग्रोथ इन सेमी एरिड लैंड पे। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर। अभी देखो, यहाँ पे पूछा है हमें लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप, मतलब सबसे ज्यादा वाटर कौन कंज्यूम करता है? तो ये है शुगर केन। और सबसे कम वाटर, तो वो है पर्ल मिलेट। ठीक है, इफिशिएंट, वेरी इफिशिएंट इन वाटर यूजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 है अभी। ये इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेशन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेशन ओनिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। अभी देखो, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे जो ट्रेड विंड्स होती है वो ब्लो मीन्स ब्लो होती है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट को ओरिजिनेट होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, और इसके कारण ओशन वार्मर होता है। ओके, वेस्ट ओशन वार्म होता है, वार्मर वेस्टर्न ओशन करंट। तो ये स्टेटमेंट सही होगा।
इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेशन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेशन। अभी देखो, ट्रेड विंड को ही ट्रेड विंड कहाँ से फ्लो हो रही है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। और यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है ना, टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज ब्रिंग्स वार्म एयर एंड जो ओशन करंट्स फ्रॉम वार्म ओशन करंट्स फ्रॉम वेस्ट। यहाँ पे जो देखो, ट्रेड विंड क्या करती है, ईस्ट से वेस्ट के वहां पे लेके जा रही है। ओके। और वेस्टर्लीज ये वेस्ट से लेके आ रही है। तो देखो, ये दोनों भी एक दूसरे को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेटमेंट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। अभी देखो, इतना बड़ा स्टेटमेंट है। ओके। यहाँ पे सिर्फ हमें एग्जामिनर ने एक हिंट दी है, कैनोपी विकरेसली, एंड दूसरा है इफिथेवलिस। तो ये कौन सा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन किस फॉरेस्ट का है, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। अभी बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो यहाँ पे डेंस कैनोपी लेयर्स होता है। डेंस कैनोपी मतलब ये देखो, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है ना। तो यहाँ पे जो एकदम डेंस रहता है ना, इस पेड़ से इस पेड़ का, तो इसे कहा जाता है कैनोपी। ओके। और इस कैनोपी के कारण जो सनलाइट होती है वो इतनी, मतलब इतना पूरा छत बना देते हैं ये कैनोपी, कि सनलाइट को सॉइल तक पहुंचने के लिए भी काफी टाइम लगता है, या फिर कई जगह पे तो सॉइल जमीन पे सनलाइट पहुंच भी नहीं पाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाई हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अभी सनलाइट यहाँ पर पहुंचने सनलाइट यहाँ सॉइल पर पहुंचती नहीं है। और जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल भी सॉइल पे आता नहीं है ज्यादा। तो इसी कारण यहाँ पे जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट है। ओके। न्यूट्रिशन डिफिशियंट है वो सॉइल। ठीक है। ये न्यूट्रिशन डिफिशिएंट, ये वाला कंसेप्ट याद रखना। हमें लगेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो सदा मतलब मतलब वो तो हमेशा ग्रीन रहते हैं, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो ज्यादा न्यूट्रिशेंट रहेगी। बट ये यहाँ पे सॉइल न्यूट्रिशन डिफिशिएंट होती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट या फिर जो रेनफॉल है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाता। ओके, ड्यू टू कैनोपी रीजन। एंड यहाँ पे कौन कौन से और प्लांट्स है। हम्म, ठीक है। प्लांट्स नहीं, प्लांट्स याद रखो, काफी प्लांट्स है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अभी। अभी देखो, ये क्वेश्चन भी, द वेजिटेशन ऑफ savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas has no tree. The forest development in such area is generally kept in a check by one or more or a combination of some condition. Which of the following are those condition? तो ये कंडीशन कौन कौन सी है देखो, फायर, ग्रेजिंग हर्बिवोरस एंड सीजनल रेनफॉल। ये तीन कंडीशंस है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके। अभी देखो, सवाना के कुछ तीन चार टाइप्स होते हैं, वो कुछ इतने इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, करेक्ट कौन सा है वो पूछा है हमें। मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक। ओके। तो मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। तो ये गलत है, ये एवरग्रीन नहीं है, ये डेसिडियस है। ओके, डेसिडियस। टैमराइड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी टैमराइड जो ट्री है वो नेटिव है अफ्रीका का एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमराइड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। माइनर फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो हनी आता है, साल आता है, महुआ आता है। ओके। इंडिया एक्सपोर्ट टेमराइंड टेमराइंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टेमराइड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है 3, 4, 5, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो टेमराइंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका एंड केरल वाले रीजन में प्रोड्यूस होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 62।
with reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. कौन सा स्टेटमेंट सही है? The amount of water in the river and lake is more than the amount of green ग्राउंड वाटर. अभी देखो, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे लेस है. ओके, ग्राउंड वाटर, ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इस पर बाद में डिस्कस करते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ये स्टेटमेंट सही है. अभी देखो, मैं पहले बताऊंगा डेटा आपको फ्रेश वाटर रिलेटेड. फ्रेश वाटर रिलेटेड में पहले डेटा देखते हैं. तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है हमारे पास, कौन सा है? तो वो है ग्लेशियर और आइस कैप से बना हुआ. तो वो टोटल फ्रेश वाटर से, मैं टोटल फ्रेश वाटर के कंपेरेटिवली बता रहा हूँ. टोटल फ्रेश वाटर के कंपेरेटिवली जो 69% जो वाटर है वो हमें मिलता है आइस कैप एंड ग्लेशियर की वजह से. ठीक है, 69%. और फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? तो बाकी जो ग्राउंड वाटर है तो वो उससे हमें मिलता है 30%. ठीक है, 30% हमें वहां पे मिलता है. और जो 0.3% है वो हमें मिलता है रिवर्स एंड लेक्स सरफेस वाटर. ठीक है, रिवर एंड लेक के जो सरफेस है, ये रिवर है, इसके सरफेस पे जो वाटर है वो 0.3% है इन कंपेयर टू टोटल फ्रेश वाटर. ठीक है, अभी मैं टोटल वाटर बता रहा हूँ. ठीक है, टोटल वाटर में आएगा ओशन वाला वाटर और ये अपना फ्रेश वाटर भी. तो सबसे ज्यादा 97% वाटर है ओशन में. उसके बाद 2% है आइस एंड ग्लेशियर में. अभी देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ. ये 69% मैंने आपको कहा था टोटल फ्रेश वाटर का. ठीक है, और टोटल वाटर में जब कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 2% है आइस कैप एंड ग्लेशियर का. ठीक है, उसके बाद 0.01% है लेक. देखो, इस पर ना 2022 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है. ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. इवन सीएपीएफ एसी में भी इस पर क्वेश्चन बने हैं. ठीक है, ग्राउंड वाटर है 0.68 ग्राउंड वाटर. फिर सॉइल मॉइस्चर है 0.05 सॉइल मॉइस्चर. ठीक है, उसके बाद है एटमॉस्फियर 0.001. अभी ये 0.001 ये याद नहीं रखना हमें, सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है. ठीक है, सबसे ज्यादा ओशन में, फिर आइस ग्लेशियर, फिर लेक्स, फिर सॉरी आइस ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स, फिर सॉइल न्यूट्रिशन, सॉइल मॉइस्चर के बाद एटमॉस्फियर, उसके बाद स्टीम्स एंड वाटर, एंड उसके बाद है बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये कम से कम ये तीन याद रखना. टोटल वाटर आने के बाद सबसे ज्यादा ओशन, उसके बाद आइस एंड ग्लेशियर, उसके बाद ग्राउंड वाटर, उसके बाद क्या है ग्राउंड वाटर के बाद लेक, लेक के बाद सॉइल मॉइस्चर. ठीक है, एंड जब फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलता है? तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में मिलता है. कितना मिलता है? 69%. अभी देखो, 69 मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया था, एक्चुअली 67.7% मिलता है. ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर कितना मिलता है टोटल फ्रेश वाटर से? तो वो मिलता है हमें 30%. ओके, ओके, 30%, 30.1% है, इतना मिलता है. ठीक है, ऑल क्लियर. अभी क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे. द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ. ब्लैक कॉटन डेक्कन प्लेटू में मिलता है. डेक्कन प्लेटू में बेसॉल्ट रॉक है. बेसॉल्ट रॉक क्यों होता है? वोल्केनिक इरप्शन. तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी. अभी बाकी के ये देखेंगे. ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमें मिलता है इग्नियस रॉक. और ये जो श्रिस्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. सेल एंड लाइमस्टोन है सेडिमेंटरी रॉक. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65. With reference to recent development regarding recombinant vector vaccine, consider the following statement.
वेक्टर वैक्सीन वैक्सीन के बारे में पूछा है उन्होंने। तो ठीक है, सॉरी। With reference to recent development regarding recombinant vector vaccine, consider the following statement. Genetic engineering is applied in the development of this vaccine. तो ये स्टेटमेंट सही है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज अ वेक्टर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन है नहीं, क्योंकि ये काफी वास्ट कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, इतने डिटेल में जाने का मतलब भी नहीं है हमें। ओके। इन द अभी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। इन अ प्रेजेंट कुकर, सॉरी, इन अ प्रेशर कुकर, temperature at which the food is cooked depend mainly upon which of the following. करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। तो प्रेशर कुकर में खाना बनाना है, तो वो फूड कौन कौन से मेन कंपोनेंट लगते हैं उन्हें। तो एरिया ऑफ होल इन द लीड एंड वेट ऑफ द लीड। ओके, वन एंड टू, वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर। ये जो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम है ये नहीं है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट याद रखना। ओके, आपने जियोग्राफी में आई होप पढ़ा होगा कि जब हाई एरिया मतलब क्या, हिली एरिया, एरिया मतलब क्या, अल्टीट्यूड वाला एरिया, वहां पे लो प्रेशर होने के कारण उनका लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और ये लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण वहां पे इट मेक डिफिकल्ट टू कुक फूड। ओके, कुक फूड डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर, एंड ड्यू टू लो प्रेशर देयर इज लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 69। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इनमें से अब वो कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिक आर्टि आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। मुझे पता है वायरस एक लिव्स इन लिविंग होस्ट, तो ये तो नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वायरस तो लिविंग होस्ट पे है, तो यहाँ पे सिंथेटिक मीडियम कहा है उन्होंने, तो सिर्फ बैक्टीरिया एंड फंगी है, वायरस को लिविंग होस्ट लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 66। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेटेरोडेक्टरी डिसीजेस, हेरिडेटरी डिसीजेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेरिडेटरी बोला है उन्होंने, तो passing on mitochondrial diseases from parents to children can be prevented by mitochondrial replacement therapy। अभी देखो इस पर हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था 2020 में। ठीक है, वहाँ पे काफी बड़ा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी क्या रहती है। और यहाँ पे एक तो कैन वाला वर्ड यूज किया है, मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, और ऑलरेडी हमने ये 2020 में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस की जो थ्योरी है, ओके, तो वो देखा था। चाइल्ड इन इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इनडायरेक्टली इंटायरली फ्रॉम, अभी देखो ये इंटायरली फ्रॉम मदर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉट फ्रॉम फादर, ये स्टेटमेंट भी सही होता है। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलगार्ड वन एंड बोलगार्ड टू टेक्नोलॉजी न्यूज में है, या फिर टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये किसके कंटेक्स्ट में है, तो डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। ठीक है, बॉलगार्ड वन एंड बॉलगार्ड टू। अभी यहाँ पर क्लोन प्रोपोगेशन, वहां पे ये वाला कंसेप्ट है। तो क्लोन जो है ना, क्लोनल प्रोपोगेशन एक असेक्सुअल मेथड है, और इस मेथड से डिसीज फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम लोग। ओके, हाँ। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, तो ये कौन से हैं? ऑक्सिन, उसके बाद साइटोकाइनिन। प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? तो देखो प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। और कौन कौन से हैं? राइजोबियम, फिर फॉस्फेट, सोलेबलाइजेशन, ओके, सोलेबलाइजिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, adenovirus has single stranded DNA genomes whereas retrovirus has double। तो देखो adenovirus has double and retrovirus has single, तो फर्स्ट गलत है।
common cold is sometimes caused by an adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मे बी तो नेक्स्ट टाइम ये इस तरह से बना सकते हैं कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉजेज कॉमन कोल्ड हैज क्या, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड रेट्रोवायरस है सिंगल। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह का भी ट्रैप बना सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड सिंगल स्टेटअप बताएंगे, जो कि वो डबल डबल इसमें है, और रेट्रोवायरस सिंगल है तो वहां पे डबल बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह का ट्रैप सेट करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एंड इट इज अ डायपोल इन नेचर। वाटर H2O, तो H प्लस एंड OH माइनस क्या करता है, अटैच अनदर, ओके, या फिर अटैच एनीवन। क्वेश्चन नंबर 74। बायोफिनॉल इज कॉजेस ऑफ कंसर्न is a key component in which of the in the manufacturing of which of the following kinds of plastic। तो ये है ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। अभी देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, एक तो आपने पढ़ा है तो आएंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ा तो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि हर हर क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 72। अभी ये जो पूरे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले 71 74, ये इस पेज पे जो भी क्वेश्चंस है ना, ये पूरे उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, with reference to straight light, how do sodium lamp differ from LED lamp। देखो मुझे पता है कि एलईडी लैंप बाद में आया था, सोडियम लैंप पहले आया था। तो देखो, जब आप कुछ नई चीज इन्वेंट करते हो या फिर बनाते हो तो वो पहली चीज से ज्यादा क्या होती है, इफिशिएंट होती है और कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। ओके, तभी तो आप बनाओगे ना, तभी तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। अभी देखो सोडियम लैम्प मतलब जो अपने घर का वो लाल वाला लैम्प है ना, मे बी अभी पुराने जमाने में ज्यादा यूज होता था, बड़ा सा। ओके, तो वो 360 डिग्री नहीं देता था, एलईडी दे सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक मिनट हम, मैंने गलत कहा। ये एक्चुअली 360 देता है बट एलईडी 360 में नहीं देता। एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है, ये अगर 360 में लाइट देगा तो उससे क्या होता है कि ये लाइट ग्लिशियस आ जाती है और इससे लाइट पोल्यूशन होता है। और ये लाइट पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं ना, जैसे कि बर्ड्स, उनके जो हैबिटेट रहते हैं ना, उनके पे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि देखो क्या रहता है कि एनिमल्स का जो हैबिचुअल उनकी हैबिट्स रहती है ना, दोज आर इंस्पायर बाय डे टाइम एंड नाइट टाइम से। वो जब रात होती है तो वो कई एनिमल्स बाहर आते हैं, जब उजाला होता है तो वो शिकार करने बाहर आते हैं। तो कई एनिमल्स अलग होते हैं कि वो रात में खाना को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, बट ड्यू टू दैट लाइट उससे क्या होता है, उनके जो हैबिचुअल हैबिट्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी दिस इज वन ऑफ द रीजन उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये सोडियम लैम्प 360 डिग्री से ज्यादा ग्लेशियर्स होते हैं, तो इसलिए एलईडी लैम्प से कम होता है इससे। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ। देखो सोडियम लाइट की लाइफ लॉन्गर नहीं है, एलईडी लाइफ लॉन्गर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। The spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic while LED lamp offer significant color advantage। अभी देखो हमने तो काफी बार अलग अलग कलर की एलईडीज देखे होंगे। आपने स्पेशली दिवाली के दिन वो जो लाइटिंग रहती है ना, वो वहां पे भी एलईडीज यूज होती है अलग अलग कलर्स की। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी ACE2, ACE2 न्यूज में था, तो ये किससे रिलेटेड है। तो एसी, अभी देखो, जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन, ये तो नाविक है। रेडियो कॉलर
फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। ये हमने 2018 में वो जब टाइगर ट्रैकिंग का क्वेश्चन देखा था ना, यम स्ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट डी, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके। इस ACE2 एक एंजाइम रिसेप्टर है। अभी क्वेश्चन नंबर 75। अभी देखो ये उस टाइम न्यूज में था कि ट्राइक्लोसन एक हार्मफुल है, और ज्यादा टाइम यूज करने के बाद, तो ये किस में यूज होता था, तो ये ट्राइक्लोसन टॉयलेटरीज में यूज होता था। ठीक है। इसमें एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं जो शेल लाइफ इंक्रीज करते हैं सोप एंड अदर प्रोडक्ट्स के, बट इनका ज्यादा यूज हार्मफुल होता है। ठीक, ठीक है, सॉरी। ये एक्चुअली 2020 में यूएसए ने बैन कर दिया था, तो इसी के वजह से ये ज्यादा न्यूज में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर, तो इसका सही आंसर है स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁸ ठीक है। अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77। We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model different from British model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, power of the Parliament to legislate is limited. तो ये बात तो सही है। ओके। हमारी पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लिमिटेड है। वो लिमिट कौन करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे लिमिट करता है। ठीक है, याद है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, बाकी और कई अलग अलग चीजें हैं इसमें। In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये आर्टिकल 143 145 में मेंशन है। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, 5+ मेंबर का एक बेंच होता है इसमें। 79। अभी देखो, राइट टू प्राइवेसी, अभी तक ये थर्ड टाइम क्वेश्चन हम दे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। कौन सी जजमेंट थी, तो KS पुट्टास्वामी वॉज अ यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 80 है ना, वो यूपीएससी ने कैंसिल किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। With reference to union government, consider the following statement. Which of the above statement are correct? N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that the ministry and secretary be designed solemnly for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। अभी याद रखना, ये solemnly एक ट्रैप वर्ड है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोलेमली ट्रैप वर्ड है, याद रखना, जब भी आएगा तो मोस्ट टाइम ये गलत रहेगा। In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administration Reform Committee 1966, and this was the placed under the Prime Minister charge। तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो ये भी उस टाइम न्यूज में था। राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द UN हैबिटेट मॉनिटर द कमिटीज मेड बाय ईच कंट्रीज इन द रिगार्ड। बट हमारी ट्रिक्स यहाँ पे काम आएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ भी हो, बाय ईच कंट्रीज तो नहीं होगा, कई कंट्रीज तो मानेंगे नहीं। ओके, और इसी के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। अभी UN हैबिटेट मॉनिटर, ये हेडक्वार्टर है इसका नायरोबी में, 1977 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके। अभी
इस्टेब्लिश होने से पहले जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 1976, कहाँ पे हेल्ड हुई थी वो? तो कनाडा के वैंकूवर में हेल्ड हुई थी, तभी ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। एंड नेक्स्ट ईयर दे स्टार्टेड इट। ओके। Right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public space and public participation in the city। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट चल रहा है। ओके। राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज मतलब क्या? बस की फैसिलिटीज, पानी सप्लाई, कॉर्पोरेशन का पानी, वो वाले फैसिलिटीज, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाली फैसिलिटीज टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is lock up in the police station। नहीं है, लॉक अप इन जेल होता है, नॉट इन पुलिस स्टेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी ये ना, एक्चुअली 2020 में ये सभी चीजें काफी न्यूज में थी, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, कोविड आया था ना। तो काफी लोगों को वो जेल से बाहर परोल पे भेजते थे। अभी परोल पे भी एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। When a prisoner make out a sufficient case, okay, prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of his right। अभी देखो, जेल में वाले इनको परोल का राइट होता है क्या? भाई नहीं, परोल क्या रहता है? ठीक है, परोल बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव जस्टिस। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा राइट बिट कुछ नहीं रहता वहां पे। स्टेट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजनर सॉरी प्रिजनर रिलेट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन परोल रूल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी देखो, इन द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwelling recognition of forest right act 2006। ओके, शेड्यूल ट्राइब का है उन्होंने। ओके, ऑलरेडी हमने ये दो बार इसी क्वेश्चन पे बेस्ड डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, काफी बार ये आया था, शेड्यूल फिफ्थ क्या है, फिर शेड्यूल सिक्स में। तभी मैंने कहा था कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है। ठीक है, शेड्यूल फिफ्थ में एटीएम विदाउट मनी, और शेड्यूल सिक्स में एटीएम विदाउट मनी वाले। देखो, शेड्यूल फाइव में आते हैं एस सी एस टी, जो ट्राइब सॉरी ट्राइबल्स जो लोग हैं ना, एक्सेप्ट एटीएम वाले। ओके, एटीएम विदाउट मनी। ओके, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ओके, ये चार को छोड़ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो शेड्यूल फाइव में। और शेड्यूल सिक्स में कौन से आते हैं? तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, तो ये चार स्टेट को अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना, तो वो आता है शेड्यूल सिक्स में। तो यही डिफरेंस था, और हमने काफी बार ये डिस्कस कर दिया था। और ग्राम सभा के पास अथॉरिटी रहती है ये इस वाले इसमें, ग्राम सभा के पास अथॉरिटी टू डिसाइड राइट टू क्लेम। ओके, राइट टू क्लेम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट है, कौन सा है? देखो, यूज आर्टिकल 44 डीपीएसपी, और ये किससे रिलेट करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, 32 ब्रिट से,
28 देखो, 25 से लेकर 28 किससे, रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए 40। उसमें क्या है, 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और यहाँ में क्या पूछा था, डिस्क्रिशनरी पावर, अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इज अ मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेंस। तो वो आर्टिकल 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate the federal characteristics? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। बाकी के कौन कौन सी कैरेक्टर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। तो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। ये पांच है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 88, विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 128 में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को हैज राइट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ अंडर द आर्टिकल 142। तो स्टेटमेंट वन, वन करेक्ट है सिर्फ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की बेस्ट डेफिनेशन क्या है, तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइड अ डेफिनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर का कंट्रोल नहीं चलेगा यहाँ पे, एंड पोजेसिंग ए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो सबसे बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन है ये, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ people who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government, तो इसे कहा जाता है नेशन। तो नेक्स्ट टाइम अगर पूछा द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नेशन इज व्हाट, तो स्टेटमेंट ये जो सी है वो आएगा। Question number 89. With reference to India, consider the following statement. There is only one citizen and one domicile. तो India has single citizenship. Article 9 में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सही, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ये गया, तो सेकंड तो ऑटोमेटिकली गलत है। तो फिर भी देखेंगे, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ स्टेट। नहीं भाई, बाय नेचुरलाइजेशन भी बन सकते हो आप। ये गलत है। फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, थ्री वेज टू थ्री वेज टू क्या, उनकी सिटीजनशिप डिप्राइव हो सकती है। और कौन कौन से हैं, रिन्यूसिएशन, उसके बाद टर्मिनेशन, एंड थर्ड है डिप्रीवेशन। याद रखना, जो सिटीजनशिप ये वाला कंसेप्ट है वो आता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया है सिटीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट which of the which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट ये आता है ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स में, जो आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी में आता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, ओके। राइट टू फ्रीडम किस में आते हैं, तो वो आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं।
कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ये कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, अभी ये फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट लिमिट बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई pertain to the tribal languages। हल्बी लैंग्वेज स्पोकन इन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में, हो बोली जाती है झारखंड वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी, और कोई जो लैंग्वेज है वो उड़ीसा वाले रीजन में है। ठीक है। एंड प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं भीमबेटका एंड करनूल। ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखो, पहले ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज, कौन सा था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ था। बट जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो इसे ट्रांसफर करके आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में डाल दिया है। अभी ये एक लीगल राइट है जो कि एनी पर्सन को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी कंफ्यूजन होगा कि सिर्फ सिटीजन्स ओनली, तो नहीं है, बाहर के लोगों को भी ये राइट मिलता है। ओके। विच वन ऑफ द, अभी देखो यहाँ पर इतना कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में, तो तब हम थे सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। बट जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब हमने क्या क्या ऐड किया था, यस यस आई, कहाँ से इंस्पायर होके किया था, फ्रांस से, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। ओके, ये वाले कंसेप्ट। ओके, तो था ये आज का स्टेटस। सॉरी, अगर यहाँ पर व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया टुडे, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है। बट इसके लिए बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द आंसर। फिर देखेंगे 96। अभी देखो, यहाँ पे हमें पूछा है नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट मतलब विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो भारत रत्न एंड पद्म रत्न रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 18 सब क्लॉज 1। तो ये टाइटल नहीं है, तो ये क्या है, सिविलियन ऑनर्स है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ढूंढने हैं। ओके। पद्मा अवार्ड विच वे आर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वे आर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं भाई, ये 3 बार सस्पेंड हुए थे, 1978, 1970, 80, 1993 से लेकर 1997 तक। तो ये 3 बार क्या हुए थे, सस्पेंड हो चुके थे। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये गलत है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों भी गलत है। अभी देखो, अभी ना याद रखना, 2024 में 5 पीपल्स को भारत रत्न मिला है। ठीक है। बट इन्होंने, अभी देखो यहाँ पे ज्यादा ये नहीं करने का, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है भारत रत्न अवार्ड वाली जो कमेटी है, वो जो लोग रहते ना, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था 3 वाले में। बट 2024 में कितने मिले थे, 5 मिले थे। तो ये कंसेप्ट जो स्टेटमेंट है वो सीधा याद रखना है। ठीक है। इसमें अपना ज्यादा ब्रेन वगैरह यूज नहीं करना, जो स्टेटमेंट दिए है गवर्नमेंट ने वही फॉलो करने के। तो भारत रत्न प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 97। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड and the Arbor Day Foundation has recently recognized Hyderabad as a 2020 Tree City of World। तो देखो, ये स्टेटमेंट सही होता अगर यहाँ पर यूएनसीडीएफ नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता तो। ठीक है।
और UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू पुअर countries so that they build their economy. Hyderabad was selected for the recognition for the year following its committee to grow and maintain urban forest. तो देखो, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ओनली टू इज करेक्ट। और अभी 25 के लिए याद रखना, मुंबई, सॉरी, मुंबई सेकंड कंट्री बनी है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 99 है ना, ये कुछ काम का नहीं है हमारे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे, मतलब ये उस टाइम के करंट अफेयर बेस्ड है, तो ये अभी हमारे लिए कुछ रिलेवेंट नहीं है, इवन दो इसका आंसर ऑप्शन बी है। आईसीसी वाला ये भी क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है हमारे लिए, इवन इसका आंसर ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन 98 वाला क्वेश्चन जो है, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा करंट अफेयर है, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इवन दो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन वगैरह देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।